हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्युत धारा नामक इस अध्याय में, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन से मतलब है प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। तो अगर हम ये सोचें कि आखिर प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा क्यों जाता है, प्रतिरोधों को आपस में संयोजित क्यों किया जाता है, तो इसका मुख्य वजह यह है कि सपोज मान लीजिए कि हमारे पास 2 ओम के दो प्रतिरोध हैं। ठीक है, इन 2 ओम के दो प्रतिरोध, हमारे पास केवल 2 ही प्रतिरोध हैं। यदि हमें आवश्यकता हुई 1 ओम के प्रतिरोध की, यदि हमें आवश्यकता हुई 1 ओम के प्रतिरोध की, या आवश्यकता हुई हमें 4 ओम के प्रतिरोध की, तो हम क्या करेंगे? हमको जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, प्रतिरोध खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, इसके बाद हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि हमें मार्केट न जाना पड़े, हमें नया सामान परचेस न करना पड़े, तो हम क्या करेंगे? हम इन्हीं प्रतिरोधों का कोई जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ करके आपस में इनको जोड़ेंगे। आपस में जब जोड़ेंगे, संयोजित करके कोई ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे जिससे हमें 1 ओम या 4 ओम के प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के लिए, इन्हीं प्रतिरोधों के द्वारा हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अर्थात प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? प्रतिरोधों के संयोजन से हम अपनी इच्छा अनुसार प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि उपलब्ध प्रतिरोधों से, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रतिरोध उपलब्ध हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। ठीक है, ये हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोध हैं। इन उपलब्ध प्रतिरोधों से हमें अपनी इच्छा अनुसार, सपोज हमें 1 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है तो 1 ओम में बदल देंगे। सपोज हमें 4 ओम की आवश्यकता है, हम इसे 4 ओम में बदल देंगे। अर्थात हम अपनी इच्छा अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। अब जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो प्रतिरोधों को संयोजन करने के लिए मुख्य 2 प्रकार हैं। वैसे हम इसे 3 प्रकारों में भी बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार ही हैं। यह संयोजन मतलब इन दोनों को मिला के, कहीं पर श्रेणी क्रम, कहीं पर समांतर क्रम, ऐसे जब मिक्स कर देते हैं दोनों को तो बन जाता है क्या? मिश्रित क्रम संयोजन। तो हमको मुख्यतः इन 2 को जानना है। किसको किसको? श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैं पहले पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, जब मैं स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा रहा था तो वहां पे हम लोग संधारित्र नाम का एक टॉपिक पढ़े थे। संधारित्र में भी हम लोगों ने यही जाना था, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। जिन स्टूडेंट ने पहले संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है उनके लिए ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि एक बार वे पढ़ चुके हैं। लेकिन जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये कठिन नहीं होगा। मैं पूरी तरह से आप लोगों के लिए इसे मक्खन बना दूंगा, बशर्ते आप ध्यान से पूरा कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, पहले इसका परिभाषा लिख दूं, फिर इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है, प्रतिरोध जो होते हैं वे एक के बाद एक क्रम के अनुसार, क्रमानुसार जुड़े होते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रतिरोध में 2 सिरे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक प्रतिरोध है
ठीक है, मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है। इसके दो सिरे हुए, एक सिरा ए एक सिरा ए, दो सिरे हुए। तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध को हम कहते हैं क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध R1 है, एक दूसरा प्रतिरोध R2 है और एक तीसरा प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R3 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या होगा कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा हुआ, अगले प्रतिरोध के इस प्रतिरोध का पहले सिरे से पहला सिरा ये हुआ, ये आपस में ऐसे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये संयोजन जो है इस प्रकार से जुड़ना ही कहलाता है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध को एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमने लगा दिया कुंजी और इस परिपथ को हमने कर दिया पूरा। ठीक, अब इस कुंजी को जब हम बंद करते हैं तो परिपथ में क्या होगा? धारा प्रवाहित होने लगेगा। ये मान लेते हैं बैटरी जिसका वोल्ट कितना है? V वोल्ट है, जिसका विभव कितना है? V वोल्ट है। ठीक, जब हम कुंजी लगाएंगे तो परिपथ में क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा और जो धारा प्रवाहित होगा वो धारा की दिशा क्या होगी? ऐसे होगी, प्लस से माइनस की। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। जब I धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां पर क्या पहुंचेगी? I धारा। ठीक है, और ये I धारा तीन प्रतिरोधों R1 से, R2 से, R3 से होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो जब ये तीनों प्रतिरोधों से होकर गुजरेगी तो इसके मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक मास्टर पॉइंट बताता हूं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कभी गलती होने की संभावना नहीं होगी। वो मास्टर पॉइंट है क्या कि धारा जब रास्ता बदलता है तो धारा बदलती है। ठीक है, और दूसरा चीज है क्या? विभव। जब बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है। विभवांतर बदलता है। ठीक है, ये है दो पॉइंट जो आपके मास्टर पॉइंट हैं। इसको अगर मैं कहूं तो ये आपके मास्टर पॉइंट हैं, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा तो आपको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन के निम्नतर सवालों को हल करने में किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, जब हमने विभवांतर उत्पन्न किया या बैटरी जोड़ा तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है। I धारा प्रवाहित हो रहा है तो R1 का भी रास्ता यही है, R2 का भी रास्ता यही है, R3 का भी रास्ता यही है। मतलब ये हुआ कि इसमें रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यदि यहां से I धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहां भी क्या होगा? I धारा ही प्रवाहित होगा। ठीक है, यहां भी क्या होगा? I धारा ही प्रवाहित होगा। यहां भी क्या होगा?
आई धारा ही प्रवाहित होगा, क्योंकि रास्ता तो बदल ही नहीं रहा है। तो जब रास्ता नहीं बदल रहा है तो R1 में भी आई धारा होगा, R2 में भी आई धारा होगा और R3 में भी आई धारा होगा। अब जब हम देखते हैं कि हमारा बैटरी लगाने पर V वोल्ट उत्पन्न करता है, तो R1 प्रतिरोध किन बिंदुओं के बीच में है? हम दो बिंदु ले लेते हैं कि A और B के बीच में है, ठीक है। R2 किसके किसके बीच में है? R2 B और C के बीच में है और R3 C और D के बीच में है। मतलब तीन के तीनों जो प्रतिरोध हैं अलग अलग बिंदुओं पर हैं। तो जब अलग अलग बिंदुओं पर हैं तो जब बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है, अर्थात तीनों बिंदुओं का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। बिंदु AB का अगर इस स्थिति में हम ये माने कि बिंदु AB के बीच का जो विभवांतर है वो है V1, ठीक है। बिंदु BC के बीच का विभवांतर मान लेते हैं कितना है? V2। उसी प्रकार बिंदु CD के बीच का विभवांतर मान लेते हैं कितना? V3 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बिंदु बदलते हैं तो क्या होता है? विभवांतर बदलता है। तो तीनों बिंदु क्या हैं? अलग अलग हैं, तो इन तीनों का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन जब रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि कोई ऐसे पाइप है, आगे जाके ये मोटा हो जा रहा, आगे जाके और मोटा हो जा रहा, तो जब 10 लीटर हम इस पाइप में पानी डालेंगे तो ये आगे जाके भी 10 लीटर ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। क्योंकि हम पानी तो इसमें 10 लीटर ही डाले हैं। उसी प्रकार इस बैटरी से आई धारा जब रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा नहीं बदलेगा, लेकिन बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर क्या होंगे? बदलेंगे, ठीक है। अब जब ये संयोजन हो जाता है तो फिर बनता है, संयोजन होने के बाद क्या बनेगा? तुल्य परिपथ बनेगा। और जब तुल्य परिपथ बनेगा तो तुल्य परिपथ में तुल्य प्रतिरोध होगा। ये तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि ये तुल्य क्या है? प्रतिरोध है। ये तुल्य प्रतिरोध कितना है? R है। तुल्य का क्या मतलब है? यहाँ पर तुल्य से आशय ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ये 3 प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध को मान लो मैंने व्यक्ति कह दिया कि 3 आदमी हैं, 3 मिलके 10 किलो आम खा जा रहे हैं। कितने मिलके? 3 मिलके 10 किलो आम खा रहे हैं। अब उसी 10 किलो आम को अगर एक अकेला आदमी खाएगा तो हम क्या कहेंगे? यही ना कि ये अकेला आदमी इन तीनों के तुल्य खा रहा है। ये अकेला आदमी इन तीनों के तुल्य खा रहा है, तो ये अकेला है, ये 3 है, तो इन तीनों का प्रतिरोध इस अकेले के तुल्य होगा, ठीक है। जैसे कोई दीवार है जिसको बनाने में 8 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, 8 व्यक्तियों के द्वारा 8 घंटे में एक दीवार बनाया जाता है। अब उसी दीवार को अगर एक अकेला आदमी 8 घंटे में बना दे तो हम क्या कहेंगे? वो अकेले आदमी का कार्य इस 8 आदमियों के कार्य के तुल्य है, कार्य के बराबर है, कार्य के समान है। तुल्य का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों प्रतिरोधों को जब हम लोग आपस में जोड़े तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इन तीनों के संयोजन से प्राप्त होगा। और जब हम इसमें बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा, आई धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो जब एक ही है तो धारा तो आई प्रवाहित होगा, लेकिन ये तुल्य किनके किनके बीच का है? तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने, मतलब बिंदु A और D के बीच का है, ठीक है। अब बिंदु एक ही है तो इसका विभवांतर क्या होगा? V होगा। अकेला है तो ये विभव इस विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसको रफ करते हैं, फिर आगे इसके डेरिवेशन को बनाते हैं। अब देखिए, ओम के नियम से
ओम के नियम में क्या है, V इक्वल टू I इंटू आर। ये सूत्र आपको याद होगा। प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए, ठीक है। पहले प्रतिरोध के लिए इस सूत्र से क्या होगा, पहले प्रतिरोध ए बी के बीच में है, तो ए बी के बीच का विभवांतर है V1 इक्वल टू I। धारा तो I ही है, प्रतिरोध कितना है, R1, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ठीक। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, समीकरण नंबर 2, ठीक। तीसरे प्रतिरोध V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम इस तीसरे प्रतिरोध के लिए देखते हैं, तीसरे मतलब तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए कितना है, तुल्य प्रतिरोध का विभव V है बराबर I इंटू इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है, समीकरण नंबर 4, ठीक है। इतना हो गया। अब परिपथ से देखिए, परिपथ से मैंने बताया था कि ये V ही क्या हो रहा है, 3 भागों में बट रहा, मतलब तीनों का योगफल इस V के बराबर होगा, अर्थात V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब इसमें समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर, मान रखें V का मान कितना है, I इंटू R इक्वल टू V1 का मान I इंटू R1 प्लस V2 का मान I इंटू R2 प्लस V3 का मान I इंटू R3, ठीक है। I इन तीनों में मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, I R इक्वल टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब दोनों पक्षों में जब I है तो दोनों पक्षों के I क्या होंगे, कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो हमारा R इक्वल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान। अर्थात श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। फिर से श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ये है श्रेणी क्रम प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है। इस तुल्य प्रतिरोध से कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं। क्या निष्कर्ष निकलते हैं, आगे देखते हैं। इसका फटाफट फोटो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारे पास यदि 3 प्रतिरोध हैं तो तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 मिला। तो यदि n प्रतिरोध हो तो, यदि n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो तो, योजन हो तो क्या मिलेगा, श्रेणी क्रम संयोजन जब n प्रतिरोधों का होगा तो R इक्वल टू मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn तक, ठीक है। इनमें जो प्रमुख बात है वो निष्कर्ष की बात अगर मैं करूं तो हमको जो निष्कर्ष मिलता है कि सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा नियत व विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग, या मैं भिन्न भिन्न लिख देता हूं, भिन्न भिन्न होता
होता है। अर्थात इसका मुख्य जो पॉइंट है वो होता है कि इसमें जो धारा होता है वो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कि तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। ठीक है। जो हमारा तुल्य प्रतिरोध R का मान है वो परिपथ में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे? यदि हम ये मान लें कि R1 का मान सपोज 1 ओम है, R2 का मान सपोज 2 ओम है और R3 का मान लेते हैं 3 ओम है। मतलब सबसे बड़ा प्रतिरोध का मान क्या हुआ है इसमें, 3 ओम। अब हम तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3 यहां से मान रख दिए, कितना हो जाएगा 6 ओम। सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। इससे भी बड़ा मिला हमारा तुल्य प्रतिरोध। यही है हमारा दूसरा पॉइंट कि तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। ठीक है। चूंकि I का मान नियत है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में I का मान नियत है तो V बराबर क्या होता है, IR। तो चूंकि I जब नियत है तो V अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I तो श्रेणी क्रम में क्या है, नियत है। ठीक है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो अपने को V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अनुपात V4 अनुपात Vn तक हम चलते हैं, ये बराबर होता है R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4 अनुपात कहां तक, Rn तक। मतलब इनका जो अनुपात होता है, विभवांतरों का अनुपात प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। ये तो हुआ हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब आते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट में, समांतर क्रम संयोजन में, कि समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। ठीक है। आप इसका फोटो ले लीजिए। अब देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन को कि समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हैं। एक ये R1, दूसरा ये R2 और तीसरा ये R3। ठीक है। ये 3 प्रतिरोध हैं और समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में एक बिंदु पर जुड़े होते हैं। सभी जो 3 के तीनों प्रतिरोध हैं, तीनों का जो पहला सिरा है, अगर मैं इस सिरे की बात करूं, इस सिरे की, इस सिरे की, तो तीनों सिरे आपस में एक बिंदु पर जुड़े होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बिंदु पर ऐसे ले आते हैं। ये बिंदु मान लीजिए हो जाता है क्या, X। तीनों एक सिरे पर जुड़े, तथा इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। तो इसका ये सिरा जो दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा आपस में दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, Y है। ठीक है। तो जब इस प्रकार का संयोजन होता है तो ये कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। क्या हुआ, एक प्रतिरोध R1, R2 और तीसरा है R3। ठीक है। 3 प्रतिरोध है, तीनों का जो पहला सिरा है ये एक बिंदु पर और तीनों का जो दूसरा सिरा है दूसरे बिंदु पर जब जुड़ा होता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। एक बैटरी लगा दिए, ये हमने यहाँ पे कुंजी लगा दी और इस बैटरी का जो विभव है वो कितना है, V है। तो जब इसमें V है तो इसमें
आई धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित होता है इस दिशा में। ठीक, जब आई धारा प्रवाहित हुआ तो बिंदु x पर क्या होगा, आई धारा होगा, लेकिन बिंदु x के बाद ये 3 रास्तों में बट रहा है। और अभी मैंने एक मास्टर स्ट्रोक आपको बताया था, मास्टर पॉइंट बताया था कि जब रास्ते बदलते हैं तो विद्युत धारा बदलता है। यहाँ पर यह आई धारा 3 रास्तों में बढ़ रहा, 3 रास्तों में बढ़ रहा तो इनकी तीनों रास्तों की धाराएं क्या होंगी, अलग अलग होगी। मान लेते हैं पहले R1 की धारा I1, R2 में I2 और R3 में I धारा प्रवाहित हो रही है। फिर ये आगे जाने के बाद तीनों एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद फिर क्या धारा हो जाएगी, आई ही हो जाएगी। अब मान लीजिए कि जैसे 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी यहाँ पे 3 भागों में बटा और तीनों भाग आगे जाके फिर जुड़ गए, तो बाहर कितना निकलेगा, 10 लीटर ही पानी तो निकलेगा। ठीक है, तो आगे जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो आई होगी इन तीनों के योगफल के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 भागों में बट रहा है। सपोज हमारे पास 5000 रुपए है, उसको हम 3 भागों में बांटेंगे तो तीनों का योगफल क्या होगा, 5000 ही होगा। ठीक, उसी प्रकार। ठीक, अब हम बात करते हैं विभव की। तो विभव में मैंने दूसरा पॉइंट जो बताया था कि विभव कब बदलता है, जब बिंदु बदलते हैं। यहाँ बिंदु बदल रहे हैं क्या, एक बिंदु x है, दूसरा बिंदु y है। ये पूरे के पूरे क्या हैं, x और y के बीच में ही है, मतलब तीनों प्रतिरोधों के जो बिंदु हैं वो नहीं बदल रहे हैं। और जब नहीं बदल रहे हैं तो तीनों के x और y के बीच का जो विभव होगा वो कितना होगा, v ही होगा। बिंदु एक ही है तो जो विभव हम यहां से लेंगे वो विभव यहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये इस वोल्टेज को, जो बैटरी का विभव निकल रहा, इस बैटरी को ये 3 प्रतिरोध मिलकर के क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। अब जब ये तुल्य प्रतिरोध बनेगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध में अकेला ही झेलेगा। ठीक है, ये अकेला ही झेलेगा, ये क्या हो जाएगा, R तुल्य हो जाएगा। और R तुल्य मतलब इन तीनों के, ये तीनों इस बैटरी को मिलके झेल रहे हैं, तो इस बैटरी को ये अकेला झेलेगा। इसका विभव वोल्ट है, तो किसके किसके बीच में ये है प्रतिरोध, x और y के, तो ये बिंदु भी क्या हो जाएगा, x और y। ठीक है, x y के बीच का विभव कितना है, v। अब धारा इसमें I प्रवाहित हो रहा है, x पे I जाता है और y पे भी क्या निकलता है, I ही निकलता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक, तो अब ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से v बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है, यहाँ पे बदल क्या रहा है, I बदल रहा है ना, तो इसमें I बराबर क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बट्टे R। ठीक है, अब पहले प्रतिरोध के लिए देखिए, पहले प्रतिरोध के लिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो नियत है, फिक्स है, और R क्या है, R1। समीकरण नंबर 1। दूसरे प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध क्या है, R2 है। ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब क्या बना हमारा, ये तीनों मिलकर तुल्य प्रतिरोध बनाए, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए ये समीकरण हो गया क्या, 4। ठीक, अब परिपथ से क्या मिला, परिपथ से ये धारा 3 भागों में बट रहा है, अर्थात I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
हुआ ना, ये इन तीनों का योगफल किसके बराबर है, आई के बराबर। आई ही तो 3 भागों में बट रहा है, तो आई का मान कितना है, समीकरण 1 2 व 1 2 3 व 4 से मान रखने पर आई का मान कितना है, v बटे आर तुल्य, ठीक है, बराबर I1 का मान कितना है, v बटे R1, I2 का मान v बटे R2 समीकरण 2 से, I3 का मान समीकरण 3 से v बटे R3। अब तीनों में v है, v मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, v बटे R तुल्य इक्वल टू v इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों से क्या हुआ, v कॉमन निकल गया। अब चूंकि v दोनों पक्षों में है, इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा, तो क्या बचा, क्या यहाँ पर r 1/R तुल्य 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये हुआ समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान। कितना हुआ कि समांतर क्रम प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, एक के बटे में है व्युत्क्रम, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा, 1/R तुल्य इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn तक। ठीक है, यही निष्कर्ष निकलता है ना कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हुआ समांतर क्रम प्रतिरोध का सूत्र कि क्या होता है तुल्य प्रतिरोध। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, आप इसका फटाफट फोटो ले लो, इसके बाद मैं मिटाकर आगे बढ़ता हूं। क्या निकला निष्कर्ष, पहला जो निष्कर्ष है वो ये कहता है कि इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के, जोड़े गए जितने भी प्रतिरोध, यहाँ पे हमने 3 जोड़ा था, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, सभी का व्युत्क्रम है, के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर एक समान होता है। देखिए, हम लोगों ने 3 प्रतिरोध लिया, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, एक समान है। हम लोगों ने श्रेणी क्रम में देखा था कि प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग था, परंतु प्रवाहित धारा एक समान थी। क्यों, वहां रास्ता एक था। यहाँ रास्ता बदले तो धारा बदला, लेकिन बिंदु नहीं बदला तो विभव नहीं बदला। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि I बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है, अब V तो समांतर क्रम में क्या हो गया, नियत हो गया। V का मान तो क्या कहता है, एक समान रहता है, मतलब नियत रहता है। अब जब नियत रहता है तो I अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक है, अब जब अनुक्रमानुपाती हो गया तो I1 अनुपात I2 अनुपात I3 बराबर होगा 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। ठीक है, जब समानुपात होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि I1 अनुपात I2 अनुपात I3 का मान 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3 के अनुपात के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो विभव है वो क्या है, नियत है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है, इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान
जो तुल्य प्रतिरोध हमको प्राप्त होगा उसका मान जोड़े गए निम्नतम प्रतिरोध से भी कम होता है। जो संयोजन में प्रयोग किया गया प्रतिरोध है उसमें सबसे कम प्रतिरोध जिसका होगा उससे भी तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है। कैसे कम होता है यही देखते हैं। यदि R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू कितना 3 ओम हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R तुल्य इक्वल टू 1/1 धन R1 का मान 1, R2 का मान 2 और R3 का मान कितना है 3। ठीक है, तो 1/R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 6, 1 6 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 3 आया प्लस 3 है 3 2 जा 6 2 आया। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6। ये कितना का मान है R तुल्य का मान है। ठीक है, ये R तुल्य का मान है। तो अगर इसको उल्टा कर देंगे तो R तुल्य का मान ये भी पलट जाएगा 6/11 और जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 के लगभग में आएगा। ठीक है, 0.5 ओम आएगा। हमारा परिपथ में प्रयोग किया गया सबसे छोटा प्रतिरोध निम्नतम प्रतिरोध क्या है 1 ओम है। तुल्य प्रतिरोध उससे भी कम प्राप्त हुआ, यही तो है निम्नतम प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक है, ये हुआ आज के वीडियो में पढ़े गए टॉपिक कंप्लीट। हम लोगों ने आज प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा। आई होप आज के वीडियो में आप प्रतिरोधों के संयोजन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं इन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रतिरोधों के संयोजन के आधार पर मिश्रित क्रम संयोजन का प्रतिरोध बताऊंगा और उससे जुड़े न्यूमेरिकल सवाल भी हल करके समझाऊंगा कि कैसे हम मिश्रित क्रम संयोजन में कैसे श्रेणी क्रम को पहचानेंगे और समांतर क्रम को पहचानेंगे और कैसे न्यूमेरिकल सवालों को हल करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।